Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। राबिया, जितनी देर अपने काम कर रही थी ना, मैं अच्छे अच्छे पोजेस दे रही थी शम्स और मनसब को। मैंने कहा उनको कुछ मिल जाए, बिकॉज बेचारे, अच्छा मुझे भी लगता है जब ढूंढते हैं ना कोई तस्वीर तो मिलती नहीं है सही, क्योंकि आई एम नॉट इन दी ऑफिस। तो मैंने कहा चलो शाजिया, अभी टाइम है, कर लो जितनी भी करनी है। चले इसी बहाने आपको चांस मिल गया ना। मिल गया। अच्छा, एक सवाल है बिफोर वी बिगिन ड्रामा का। आपको पता है कि अखरोट पाकिस्तान के कौन सी रीजन में पाए जाते हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, आपसे। आप ही हैं ना मेरे साथ ड्रामा कप में। मतलब ऑडियंस से भी पूछ सकती हूँ। आई थिंक पेशावर की साइड पे NWFP। मे बी प्रॉबली, लेकिन वन प्लेस जहाँ बहुत अखरोट होते हैं, अखरोट के दरख्त होते हैं। और मुझे क्योंकि अपना बचपन आज याद आ गया, अभी बताऊंगी क्यों। वो है स्वात। सवात, ओके। स्वात में बहुत अखरोट पाए जाते हैं, और आई थिंक अभी मौसम होगा शायद अखरोट का। मेरे पास दिस इज जस्ट वन बोल, वाओ। लेकिन एक्चुअली एक बहुत बड़ा थैला है जो आया है। सो समवन वी नो, उनके घर अखरोट, यहाँ क्योंकि बहुत अखरोट गिरते हैं इस टाइम पे ना, पेड़ जगह जगह लगे हुए होते हैं। बहुत एक अखरोट का पेड़ है तो गिरते हैं, तो वो पूरा एक थैला उठा के जो है ना हमें ला के देते हैं। तो मुझे याद आ गया क्योंकि स्वाद से हमारे पास अखरोट आते थे व्हेन वी वर यंग। तो याद आई पाकिस्तान की। अच्छा, वैसे तो अच्छा लगता है कि अखरोट छिले हुए आपके पास आए हैं, आप खाओ, लेकिन मुझे लगता है अखरोट को तोड़ के खाने का ना वो भी एक अपना मज़ा है। लाइक 3-4 लोग बैठे हों, कजन्स, फ्रेंड्स, फैमिली, एंड आप तोड़ रहे हो, और स्पेशली जो कागजी अखरोट होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, उसको करके फिर निकाल। आई डोंट नो, हैव यू डन दैट? यस, तो मैं यही तो कह रही हूँ ना, बिकॉज आई थिंक यू कांट सी ये सब अखरोट, लाइक दे आर प्रॉपर अखरोट इन देयर शेल। तो मैं नट क्रैकर से इनको काटती हूँ। जब मैं ड्रामे देख रही होती हूँ रात को, तो मैं 3-4 अखरोट और ये बोल में सामने रख दूंगी कॉफ़ी टेबल पे। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और यू आर राइट, कागजी, और ये क्योंकि फ्रेश हैं तो कागजी ही होते हैं। तो बहुत मज़े के होते हैं और बहुत मज़ा आता है उनको। लेकिन वो जो मैस होता है ना, जो यूं करके उड़ते हुए जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आराम से नहीं होते, तो उसको भी साफ करना होता है। हम लोग बेचारे हथौड़ी से, किसी पत्थर से, किसी चीज़ से अखरोट को तोड़ेंगे, फिर गंद को साफ करके फिर उसमें से अखरोट खा लेंगे। आप जो है वो नट क्रैकर से अखरोट को तोड़ेंगी। वॉलनट्स, आई मस्ट से, है ना शाजिया? जी, अखरोट को वॉलनट कहते हैं अंग्रेजी में, और जर्मन में कहते हैं बाउमनुस। और ये मैंने जो है अपना अपनी पूरी जिंदगी दरवाजे में अटकाए हैं और दरवाजा बंद किया ताकि मैं क्रैक करूं। तो ऐसी, और नट क्रैक का एक बहुत ही सिंपल चीज होती है मेटल की, मैं आपके लिए ले आऊंगी नेक्स्ट टाइम। कोई ऐसा हाईटेक टूल नहीं होता। तो इतना ज्यादा ड्रामे मत करें, और सफाइयाँ मुझे भी करनी होती है, आपको भी करनी होती है, तो एक ही बात हो गई। चलिए आगे। लेकिन हथौड़ी से तोड़ के खाने का ना वो मज़ा ही और होता है। वो भी है मेरे पास, वो भी है। ओके, एनीवे, हाँ। तो हम ड्रामा में थोड़ा सा चेंज करें, बिकॉज आई फील बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि हम बिस्मिल की एक एपिसोड इस दिन करते हैं, फिर सुन मेरा दिल। तो हम अब सुन मेरा दिल को मंडे को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो ट्यूसडे को जाता है, उस दिन किया करेंगे दोनों एपिसोड्स एक साथ। बिस्मिल वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक द ड्रामा इनटू टू, लेकिन शायद हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं हो। क्योंकि फिर मंडे को बहुत ढेर सारे ड्रामे होते हैं, और नादान जो है वो हम वीकेंड का उठा के अगले वेडनेसडे, अगले थर्सडे को रिव्यू करेंगे। तो थोड़ी सी चेंजेस होंगी हमारे ड्रामा कप में। आप थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा प्लीज़ ऑडियंसेस, एंड यू हमारे साथ साथ आप भी फिगर आउट कर लेंगे कि हम एग्जैक्टली क्या करें। हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों के साथ। Having said that, Bismil gives you so much content that you can actually break it up and do 2 episodes, because there's always so much to discuss. I don't know if that's good or bad, लेकिन वो होता है। सो डू यू वांट टू स्टार्ट विद बिस्मिल ओनली? अभी हम बिस्मिल पे ही बात कर रहे हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, let's start with Bismil. अच्छा शाजिद, आप कह रही थी बिस्मिल गिव्स यू कंटेंट। एक्चुअली इट्स वेरी हैवी टू वॉच। आई डोंट नो अबाउट यू, मैं कल रात को देख रही थी ना, तक मैं क्यों देख रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रही थी वो देख कर, और मुझे सैडनेस हो रही थी, बिकॉज उसमें पहले इंटरेस्टिंग था, पहले थोड़ा और था अच्छा क्या होगा, बट ये जो अभी की एपिसोड आई थी वो तो बहुत सैड, बहुत डिप्रेसिंग थी। आई वॉज जस्ट लाइक गेटिंग अ वेरी, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा बिल्कुल डाउन हो रही थी। आई डेंट वॉन्ट टू वॉच इट, आई डेंट वॉन्ट टू सी इट। आई डोंट नो इफ़ यू फेल्ट द सेम वे। मुझे एक्चुअली पता है क्या इशू है, क्योंकि मैंने तौकीर को तो जो है ना उड़ा दिया है अपनी लिस्ट से। ओके, आई डोंट लाइक हिम एंड आई वांट हिम टू सफ़र मिजरेबली। आई वांट के मासूमा अच्छी तरह उसको निचोड़े।
तो मुझे वहाँ से डिप्रेशन नहीं होता, इट्स फाइन। मुझे बुरा लगता है रेहाम के लिए। जब रेहाम सीढ़ियों पे बैठी हुई अपने बेटे को मैसेज कर रही थी और वॉइस नोट्स कर रही थी, एंड अगेन आई हैव टू से सवेरा नदीम हैज़ परफॉर्म ब्यूटिफुली वहाँ भी, और जब वो बात कर रही थी उससे। So instead of me going on longer, you can discuss that because that was the depressing part. वही जो दरख्त के नीचे उन दोनों की बात होती है ना तौकीर से, जब वो कहती है कि तुम कैसे हो गए हो, तुमने बेटे को थप्पड़ मार दिया और उसके साथ तुम इस तरीके से कर रहे हो और तुम्हें क्या हो गया। फिर वो इतना लंबा उनका मोनोलॉग चलता है तौकीर साहब का, जो वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंड तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उस वक्त सवेरा नदीम के एक्सप्रेशंस इतने ज़बरदस्त थे शाज़िया, इतने ज़बरदस्त थे। जिस तरह उसकी उनकी आंखों में ना हल्का सा आंसू आता है रेहाम की आंख में, फिर शी एंड देन देयर इज़ दिस जस्ट डिसबिलीव कि तौकीर जो कह रहा है उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों के बाद, इतनी वफ़ा, इतनी मोहब्बत, इतना कुछ करने के बाद तुम आज मुड़ के ये सब कह रहे हो। एंड वो जो लास्ट जुमला था, लाइक आई थिंक शी वाज़ सो शॉक्ड एंड सो सैड दैट शी वाज़ स्पीचलेस, शी डिडंट नो व्हाट टू से। तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा तौकीर की उसमें बुरी लगी, या सबसे ज़्यादा तुम्हारा माइंड बॉगल्ड हो गया कि यार व्हाट इज़ ही सेइंग? तो मैंने शुरू के एपिसोड्स में कहा था कि तौकीर इसी तरह जस्टिफाई करेगा। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था कि तुमने मेरे बेटे को मेरे अगेंस्ट कर दिया। What was he expecting? You know, you are in a marriage and बेटा is part of the marriage. ठीक है, आप क्या कहती कि रेहाम जो है उससे छुपा के रखती, उससे नहीं, बाकी जो भी है वो हो गया, उसका भी बेटा है, एंड शी हैज़ नो वन टू शेयर। वो तो ही इज़ लकी कि उससे जाके ढंडोरा नहीं पीटा है पूरे शहर में। शी कुड हैव टोल्ड बेटे के ससुराल, शी कुड हैव सेड, वो तो उसकी इज्जत फिर भी बचा के रख रही है और वो भी अपने बेटे के लिए कर रही है, या क्योंकि शी इज़ नॉट दैट पर्सन। I just again wish, I'm sorry, I wish they hadn't shown that scene a long time ago जो Instagram पे, social media पे डाला था, because that is not the Reham I see all the time now. और शाज़िया देखो, मतलब आप एक्सपेक्ट करें तौकीर साहब के रेहाम आपके साथ अच्छा करे और रेहाम ऐसा नहीं करे, जबकि आपने रेहाम की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आपने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली है और आपका ये रूप उसने कभी देखा नहीं, उस पर क्या गुजरी होगी, एंड यू एक्सपेक्ट हर टू बी नाइस टू यू। ये कितनी एक बड़ी ही अजीब सी बात थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्या बस लाइक इतना कोई इंसान ब्लाइंड हो जाता है ना जब वो किसी चीज़ में फंस जाता है और उसको कुछ नज़र नहीं आता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एंड वी कैन गो ऑन विद दिस, कि जब वो बेहोश होती है और फिर वो उसको लिटाते हैं, फिर वो उसका हाथ पकड़े हुए होते हैं, डू यू थिंक द ड्रामाज आर ट्राइंग टू शो सम सिंपैथी फॉर तौकीर? व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज ही डूइंग दैट, व्हाई इज ही, एंड देन वो जो डायलॉग कहता है ना बाद में कि तुम ही मेरी प्रायोरिटी थी हर हर दफ़ा, जब भी, और पहले भी थी, अभी भी हो, तुम्हें जो भी प्लान करना है मूसा की वेडिंग के लिए तुम करो। सिंपैथी तो नहीं दिखा रहे, मुझे लगता है जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने की, वो जो डैमेज हुआ है तौकीर को, वो तो ऑडियंस कभी भी उससे निकल नहीं पाएगी। वो सारी बातें जो की, हाँ उसका चक्कर ये जो हम पहले भी कह रहे थे कि उसको अपनी सोसाइटी में भी तो अपना एक फेस सेविंग करनी है ना। सोसाइटी में तो कोई इसके इस एक्शन को एक्सेप्ट करके उसको अप्रिशिएट तो नहीं करेगा, उसको लानतन होगी, ठीक है। एंड येस, दिल में वो फील करता है, बेटा तो उसको अजीज़ है और बीवी भी अजीज़ है। दैट्स द पार्ट, यू नो, ही वांट्स टू, वो चाहता है कि मैं वो नहीं कहते कि यू वांट टू हैव योर केक आल्सो एंड ईट इट एज वेल, समथिंग लाइक दैट। सो मतलब ही वांट्स टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, कि वो कह रहा है कि मेरी दूसरी शादी भी हो जाए और उधर भी मैं खुश रहूँ, मज़े उड़ाऊँ, और यहाँ रेहाम मेरे साथ रहे ताकि दुनिया के सामने मेरी इज्जत भी रहे, और जब मैं वहाँ उसके साथ नहीं हूँ तो मैं यहाँ अपने बेटे के साथ, जो फैमिली मेरी ओरिजिनल थी, उसके मज़े भी उठाऊँ, वो फील भी करूँ, क्योंकि बेटा तो नहीं रहेगा ना, बेटा अकेले तो माँ के बगैर नहीं रहेगा उसके साथ। तो वो ये सब चाहता है, इसलिए वो उसका थोड़ा बहुत ख्याल कर रहा है, वो चीज़ें कर रहा है और वो बेटे के बारे में ख्याल कर रहा है। I don't really know if he really feels for Reham the way he's claiming, or if he really feels for Reham at all, because वो कहता है लेकिन उसकी एक्शंस ऐसे कुछ भी नहीं है, उसकी टोन में कुछ आपको वार्मथ या सिंसियरिटी नज़र नहीं आती। जब वो तैयार भी हो रहा होता है और वो उसको आके कहती है कि उसके घर वाले जो है लड़की के वो रिश्ते डेट मांग रहे हैं, उसका उसने बोला था शादी की डेट, तो उसके जवाब में कुछ वो नहीं था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेट्स डू इट टुगेदर। इट्स लाइक हाँ जो करने करो। ही वाज लाइक गेट ऑफ माई शो, बैक, यू नो, जो करना है तुम कर लो, मुझे छोड़ दो, मैं तैयार होके जा रहा हूँ, तुमने जो डिसाइड करनी है करो। एंड देन द सेम वे, यू नो, ही इज एक्चुअली इमोशनली ब्लैकमेलिंग हर, ही इज प्लेइंग माइंड गेम्स विद हर, दैट ही हैड दिस एटीट्यूड कि तुमने जो डिसाइड करना है कर लो, बिकॉज इनडायरेक्टली उसको कह रहा था तुमने तो वैसे भी वो करना है जो तुम करती हो, तो मैं तुम्हें बस सपोर्ट कर रहा हूँ। वो जो पुरानी बातें सारी ना वो यहाँ लेकर आ रहा है, ही इज अगेन प्लेइंग द विक्टिम।
which he's not. So what is really confusing me about him is कि अभी तो वो बड़ा साइड ले रहा है मासूमा का, और उसने पूरा वो रेहाम को वो स्पील दी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, और उसने उसके ऊपर हम अभी आएंगे। लेकिन पहले जब वो व्हेन ही वाज ड्राइविंग टू अ हाउस, जब उसको पता नहीं था कि उसका अब्बा मर चुका है, तो तब तो वो पूरा डिवोर्स देने के लिए तैयार था। तो अभी जो वो रुका है, तो क्या वो सिर्फ इसलिए रुके हैं क्योंकि वो गिल्ट में है, he's feeling bad that her, or is he really in love with her? If he was really in love with her, why would he decide to divorce her so quickly? I don't think he's in love with anyone. He's a selfish person. उसको जहाँ से अपनी कोई भी नीड पूरी हुई नज़र होती भी आती है, वो वहाँ जाता है, ठीक है। बट शुरू में क्योंकि एकदम से फैमिली पे प्रेशर आया था और मूसा इस तरह रिएक्ट किया था, तो उसका एक इनिशियल रिएक्शन था। अब वो भी ढीठ होता जा रहा है, अब वो भी कह रहे हैं नहीं। और फिर यहाँ से उसने क्या किया, मासूमा ने थोड़ा सा वो दिखाया, तो उसको थोड़ा सा गिल्ट वहाँ पे हुआ। और हो सकता है मासूमा को देख के उसकी खूबसूरती उसको दोबारा याद आ गई हो, और वो दोबारा फिसल गया और उसने कहा कि नहीं, मुझे इसको रखना है। एंड मूसा उसके हाथ में नहीं आ रहा। शायद अगर मूसा उसके हाथ में आ जाता और मूसा उसकी बात सुन लेता, या उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम डाउन होकर कंट्रोल करता, या उसको इंटरेक्ट करता, तो शायद वो सुन लेता। तो वो सोच जाए कि रिहाम तो मुझे वैसे ही माफ़ नहीं करेगी, मूसा मेरे वैसे ही अगेंस्ट है, तो मैं इसको क्यों जाने दूँ। हाँ, you are right. So he's selfish in that, क्योंकि यहाँ actually he can't handle the mess that he's created, and that's why he's blaming Reham for it. वो कह रहा है तुम्हारी गलती है, तुमने किया है। तो she's just turning around and saying what do you, अच्छा, और फिर वो जो पूरा डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि तुमने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी, और वो तो उसने मुझसे कहा कि आई लव यू एंड मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। Am I missing something? Did she not have this conversation with him in the office and say कि क्योंकि आप ये you are this person with all this wealth and this money, that is why, और आप भी तो मेरी खूबसूरती के ऊपर ही लट्टू हो रहे हैं। तो फिर वो कहाँ वो फिल्टर उनका जो है ना, एक सेलेक्टिव लिसनिंग है तौकीर साहब की, वो भूल चुके हैं ये सब कुछ। भाई वो तो अपने आप को कन्विंस कर रहा है ना, और उसको भी कि देखो मेरी फॉल्ट नहीं है, ये तुम ही तो कह रही थी कि वो अपने आप को बचाएगा, अपने आप को बोलेगा मैं विक्टिम हूँ, मेरा कसूर नहीं है, जो उसकी सारी बातें थी। एंड आई वाज लाइक, और तुम्हें याद है उन लोगों ने बातों बातों में पहले बताया था ड्रामे में कि उनकी लव मैरिज थी, एंड दे वर रियली क्रेजी अबाउट ईच अदर। तो भाई इतनी मोहब्बत कहाँ चली गई? जब आप कह रहे कि तुमने मुझे हुकूमत की, तुम एक एक चीज़ को मेरी कंट्रोल करती थी, ओनरशिप करती थी, और आप इतने सालों से चुप थे। सो मुझे क्लासिक ये बात लगी कि जब उनका दिल चाह रहा था तो वो हुकूमत में महकूम बने हुए थे, जब उनका दिल नहीं चाहा तो उन्होंने अपनी मर्दानगी का वो उठाया और उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं अपनी मर्जी से करूँगा, और शादी कर ली दूसरी। एंड ही इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड इन डूइंग इट। सो उसकी जो थिंकिंग है ना, वो इतनी डिलूशनल है, इतनी स्क्रूड है। बट दैट्स व्हाट मे बी मोस्ट प्रॉब्ली हैपन्स शाज़िया, इन केसेस में मर्द अपने आप को यही बताते हैं, क्योंकि वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे, किस तरह जस्टिफाई करेंगे चीटिंग को, किस तरह जस्टिफाई करेंगे झूठ बोलने को। तो वो कह रहे कि भाई मैं तो गलत थोड़ी हूँ, तुम गलत थी, तुमने प्यार नहीं किया, तुमने मोहब्बत नहीं की, तुमने मुझे एहसास नहीं दिलाया, इसलिए मुझे जब किसी ने एहसास दिलाया मैं चला गया। सिंपल सी बात है। ये भूल गए कि आपने कितनी बार एहसास दिलाया, आपने कितनी बार उसका ख्याल रखा, आपने कितनी बार इस अगर आप वाकई देयर वाज एन इशू विद द शादी, डिड यू मेक हर सिट डाउन, डिड यू ट्राई टू टॉक टू हर, डिड यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन? कोई आप दोनों ने मिलकर कुछ किया? रेहाम के तो वहमो गुमान में भी नहीं है ना। रेहाम को तो आज तक नहीं पता चला कि तौकीर इन फीलिंग से गुजर रहा है, या तौकीर ने कभी ऐसा सोचा, क्योंकि तौकीर ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करने की एक यूजलेस सी एफर्ट है, और अपने इस एक्शन को, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको आप लॉजिकल और उसको वैलिड बना रहे हैं। दूसरी शादी मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मर्द का ये होता है कि वो एक शादी में है, वो दूसरी भी कर सकते हैं। फॉर मी, अगर वो डिफेंसिव नहीं होता और वो उसके एक्सक्यूजेस नहीं देता और वो ऑफेंसिव पे नहीं चला जाता रेहाम के साथ कि तुम्हारी गलती है, तुमने जो सब बातें जो अभी तुम कह रही हो, जो तौकीर ने कही थी, अगर वो ये कहता यस आई वॉज इन लव विथ यू बट आई एम नॉट एनी मोर, पहले से कहता बिफोर ही गॉट मैरिड टू मासूमा, and he had made a clear break and explained it to her that I am sorry, I am going to hurt you, but this is what I plan to do, take your time. थोड़ा सा गुस्सा मुझे फिर भी आता उसके ऊपर, क्योंकि आपने एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फिर भी कहीं आई वुड हैव फेल्ट ओके। सो हो सकता है भाई सब कुछ ठीक जा रहा है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज एनीमोर। व्हाट डू यू थिंक? तुम सही कह रही हो। आई डोंट नो इफ़ आई वुड कम्प्लीटली फॉरगिव हिम और वुड इवन बी फाइन इन दैट वे। बट जो तुम्हारी बात है ना शाज़िया, कि वो क्लियर कट उससे बात करता, वहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मैं उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ तरीके से बोलूँगी कि तुम ये कह रही हो कि उसको बताता फिर अलग होता है। मैं कह रही हूँ अगर आपको लग रहा है तो ये आपने कमिटमेंट किया, आपके पास फैमिली है, आपके एक्शन का
असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं होगा, आपके बच्चों पे, उनकी ज़िंदगियों पे होगा, क्योंकि यहाँ पे तौकीर को ना सिर्फ रेहान बल्कि मूसा के ऊपर क्या होगा ये भी सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो एक बच्चा है, जहाँ ज़्यादा बच्चे हों तो वहाँ तो उतनी ज़िंदगियाँ अफ़ेक्ट होती हैं ना। माँ-बाप हों तो वो अलहदा अफ़ेक्ट होते हैं, बहन-भाई हों तो वो अलहदा अफ़ेक्ट होते हैं। अभी तो उन्होंने इसको बहुत फ़ोकस रखा हुआ है। तो आप बैठ के कोशिश तो करें उस शादी को चलाने की, आप बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तो कोशिश करें ना, गिव इट योर बेस्ट शॉट। देन यू आर सेइंग इफ यू स्टिल डोंट फील द लव, इफ यू स्टिल फील द you know the differences are so big that you can't work out, then mutually decide बच्चों को बिठा के जो भी है वो एक अलग है। लेकिन तौकीर ने तो कम्प्लीटली यहाँ पे डिफरेंट चीज़ की है ना शाज़िया। क्या अगर मासूमा खूबसूरत नहीं होती और एक आम सी एवरेज सी या मे बी लड़की जिसको हम खूबसूरत नहीं कहेंगे वो आके उसको बोलती, तो क्या वो तब उसके दिल में ये जो एहसास जागा है जो उन्होंने बोला ना कि उन पाँव से लेके ऊपर तक एक एहसास जाग जाता है, क्या वो एहसास जागता? क्या मासूमा उसको ये सब बोलती अगर उसके पास पैसे नहीं होते? मासूमा ने सामने वो जो लड़का बैठा हुआ था क्रॉस द, उसको क्यों नहीं लिफ्ट कराई मासूमा ने? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं आप इस पिक्चर में से निकाल सकते। इट्स नॉट प्योर लव दैट किसी भी तरीके से हम शायद जस्टिफाई करने की कोशिश करें, एंड तौकीर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट प्योर लव एंड ऑफ कोर्स मासूना में जो किया उसने पैसों के लिए किया। व्हाट आई एम सेइंग इज के तौकीर इज सेइंग ओके आई वांट अ यंगर पर्सन। उसने कहा ना जब उसने सोच रहा था कि ओ यू नो शी डजंट लुक दैट ब्यूटीफुल एनीमोर। जो भी अब उसकी वीकनेसेस हैं, उसके फ्लॉज हैं, हमें उसके ऊपर गुस्सा है, हम उसको, लेकिन जो उसने दुश्वार ठहराया है ना इसको रेहाम को, और ये सब बातें, दिस इज वेयर आई फील अ पार्टनर गोज रॉन्ग। You have to admit it is your weakness. You cannot go on with this marriage and you are breaking the commitment because of XYZ. कोशिश की तो बिकॉज मुझे तो नहीं लगता इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम थी। ये ज़रूर प्रॉब्लम होगी कि चलो मी टाइम कम स्पेंड कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, जो रेहाम ने कोशिश करी थी। और अब बाकी जो है, जो उनके दिमाग में, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मिड लाइफ क्राइसिस कि भाई अब बीवी इतनी यंग नहीं रही, उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपको, और अपने आप को भी आई थिंक आईने में देख लें, लेकिन नहीं करते ना लोग जब जाते हैं इस तरह, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। देन यू हैव टू एडमिट आई एम द प्रॉब्लम and I'm sorry but I need to get out of this relationship. That's what I'm saying. It is the blaming that I'm not happy with. हाँ, यू आर कम्प्लीटली राइट। ठीक है, वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है, उसकी पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है उसने ना वो रेहाम पे डाल दिया। बेचारी रेहाम ऑलरेडी इतनी चीज़ों से गुजर रही थी, अब उसको ये भी बर्दाश्त करना है। और ये मुझे लगता है शाज़िया, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, ये इमोशनल अब्यूज़ होता है कि आप जिसको साथ बुरा करें उसको बोलें भाई मैं नहीं, तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से मैंने ये किया है, यू शुड बी फीलिंग गिल्टी बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट डन दैट आई वुड नॉट हैव डन दैट। सो ये चीज़ है। बट कमिंग टू मूसा का जो रिएक्शन हो रहा है, डू यू थिंक वो थोड़ा वो जस्टिफाइड है या तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहा है? Musa is a grown man. He needs to behave himself. I'm going to be very hard on him. स्पेशली क्योंकि उसने देखा था उसके दोस्त के साथ क्या हुआ था, और उसके माँ बाप कितने फिक्रमंद थे उसके दोस्त के, एंड हिमसेल्फ। सो आई थिंक ही शुड हैव लर्न फ्रॉम दैट। एंड एक्चुअली रेहाम इज़ राइट कि युवा उसको पता होना चाहिए कि अभी माई मदर नीड्स मी। अगर वो खुद बच्चा बन जाएगा तो फिर अम्मा कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? सो आई फेल्ट इट वॉज टोटली अनजस्टिफाइड, बट ऑफ कोर्स एवरी ह्यूमन बीइंग कम्स विद देयर ओन इमोशनल बैगेज एंड स्कारिंग। एंड मुस्तफ़ा को, सॉरी, मूसा जो है, उसका ये रिएक्शन था जो बहुत सारे बच्चों का होता होगा। सो मे बी इन रियल ट्रू टू लाइफ रिलेटेबिलिटी उन्होंने सही दिखाया है, बट आई एम नॉट हैप्पी विथ इट। बट आई थिंक वो आ गया है वापस, समझ गया है थोड़ा। लेकिन उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड आई एम स्केयर्ड फॉर हिम बिकॉज उसकी माँ जब कहती भी है तो वो कहता है कि नहीं मुझे मत करें, ये मत करें। बड़ी मुश्किल से वो मानता है, फिर मानता भी है तो कहता है बाबा को अब फादर को नहीं बताएंगी। सो आई एम स्केयर्ड दैट व्हाट ही कैन डू। आई डू अंडरस्टैंड दैट द ड्रामा इज़ टेकिंग दिस वेरी ड्रामेटिक वेरी एक्सट्रीम रूट ऑफ जो मूसा का बिहेवियर है, टू शो के जब ये चीज़ें होती हैं तो घर कैसे टूटते हैं और फैमिलीज़ और बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो मुझे लगता है उसको बहुत ड्रामेटाइज़ किया हुआ है टू दिखाने के लिए, क्योंकि येस सोसाइटी में बातें होती हैं, येस आपको एक एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है दैट योर फादर हैज़ डन दिस और योर मदर हैज़ डन दिस एंड योर फैमिली इज़ नॉट द परफेक्ट फैमिली दैट दे यूज्ड टू बी। तो उन्होंने ये सब एंगल जो हैं वो मूसा के थ्रू हाईलाइट किए हैं। अगर मूसा एक एक्सट्रीम एक्शन ले तब भी मुझे लगता है बिहेवियर उसका थोड़ा-सा बेहतर होना चाहिए। जिस तरीके से वो आपसे बात कर रहा है, वो कर रहा है, बट वो एकदम से बिल्कुल एक फ्रेंजी में चला गया जिससे उसका निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है। मुझे एक्चुअली जिस तरह तुम बात कर रही हो कि ड्रामेटाइज कर दिया है ड्रामे ने, ये उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिखाया है कि उसकी मंगनी हुई है, अब वो मंगेतर, वो बार बार फ़ोन कर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सो आई एम लाइकिंग दैट एंगल देयर बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिलेटेबल कि वो क्या करे।
एंड मूसा भी नहीं बताना चाह रहा है, वो भी नहीं, यहाँ तौकीर साहब भी नहीं बताना चाह रहे, रिहाम ने भी नहीं बताया. इट्स गोइंग टू कम आउट सूनर और लेटर. सो दैट इज इंटरेस्टिंग. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज दुनियापुर. दुनियापुर, ओके जी. तो ये तो अना बेगम जो है, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट निकली. व्हाट इज शी? अना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, दैट्स व्हाट आई वुड से, कि एक तरफ तो वो इतनी रूथलेस और इतनी ब्रूटल हो जाती है कि उसने वो कत्ल करवाया और 60-40 के उस पर वो आई, लेकिन दूसरी तरफ वो आदम की बेटी को बचा, निम्रा को बचा लेती है, उसकी मदद करके फिर उसको धक्का भी दे देती है. शी ऑल्सो रिफ्यूजेस टू किल शामिर एंड हिज फैमिली. सो मेरा तो वो क्या चीज़ है ये तो नहीं पता मुझे, बट आई एम लाइकिंग द चेंज दैट हैज़ कम बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी वर वेटिंग फॉर. मैं इंटरेस्टेड ये हूँ कि क्या वो अपनी इस ये जो एक उसका सॉफ्ट एंगल है उसकी पर्सनालिटी में, एक जो ह्यूमैनिटी का एंगल है, उसको कितनी देर तक रिटेन कर सकेगी. या नौरोज़ आदम और नवाब की जो दुश्मनी उनके ख़ानदानों में चल रही है, जो ब्लाइंड ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं, रूथलेसनेस, वो क्या उसकी सॉफ्टनेस को ख़त्म कर देगी इवेंचुअली. आई डोंट नो इफ मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है को रिलेट करने में उसकी सॉफ्टनेस को और उसकी ब्रूटैलिटी को, जहाँ उसने उसको, जबकि मुझे अच्छा भी लगा कि उसने कहा कि जी हम आपको पता नहीं 20% 30% कितना देंगे, एंड शी सेड नहीं 60% मेरा, 40, और उसको उठवा दिया और कहा कोई और भी उसके साथ. और जो उसने जैसे शामिर को और सबको मारने से मना किया, उसके साथ मेरा रिलेटेबिलिटी, क्योंकि मैंने अना को ऐसे देखा नहीं था पहले. बट देन फिर मुझे याद आया कि हाँ उसने खंजर भी मारा था शामिर को जब उसको ज़रूरत पड़ी थी. सो दिस वाज समवेयर इनसाइड हर. एंड आई थिंक जो फरहाद का जो लेटर है वो पढ़ने के बाद उसके अंदर ये सब जागा. ऑल्सो आई थिंक शी नीड्स टू राइट नाउ, उसको जो है ना अपना पैर जमाना है सही तरह, अपने अब्बा के साथ भी और अपने चचा के सामने भी, इसलिए उसको ये हार्श एक्शंस लेने पड़ेंगे आगे जाके. आई एम होपिंग कि देयर इज what I was waiting for, that there will be a uniting force and she is going to do more good than harm. फरहाद की जो डेथ है ना, उसने भी उसको इम्पैक्ट किया. वो अपने भाई के करीब थी, वो जो उसने वो लॉस सहा है ना, वो उसको वो भी चेंज लेकर आया. दुनियापुर से ज़्यादा वो चेंज लेकर आया. बट ये जो दादी हैं यार, वो क्या चीज़ है. मुझे ना उनकी वो जो डायलॉग नहीं था, दुनियापुर की मिट्टी इसको अपनी तरफ वो कर लेगी, ऐसा कुछ डायलॉग वो बोलती हैं. वो जो हॉलीवुड की फैंटेसी मूवीज़ नहीं होती जिसमें एक ओल्ड विच होती है और वो आके बोलती है कोई एक इस तरह की बात कह जाती है, बड़ी खौफनाक सी, डरावनी सी. वो बिल्कुल वैसी फील आ रही थी जब वो उसको कह के जाती है कि तुम कर लो जो तुमने करना है, मैं तो कुछ कह भी नहीं रही इसको, बट ही विल कम बैक. दादी जो है ना, मुझे लगता है वो जो कैसीनो में गैम्बलिंग कर रहे होते हैं ना, जो पोकर खेल रहे होते हैं, और वो अपने सारे वो कहते हैं ऑल इन, उन्होंने अपना ऑल इन, क्योंकि अब तो उनकी बहू हु वाज प्रेग्नेंट वो भी चली गई है. सो आई डोंट सी एनीवन जो नीचे आगे लाइन को कंटिन्यू करेगा. तो शाहमीर की हाँ अगर शादी हो गई तो ये, अगर शाहमीर गया तो फिर गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट. सो आई डोंट नो कि शी इज लाइक बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही गैम्बल कर रही हैं वो. ऑफ कोर्स वो कहानी हमें पता है, शामिर इज़ प्रॉब्ली नॉट गोना डाई, लेकिन या आई फील कि थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एंड डेयरिंग. बट आई थिंक शी डजंट केयर, शी इज़ बिकम ओल्ड एंड शी इज़ सेल्फिश. I think उसका एजेंडा एक है, which is taking revenge for whatever happened to her. So now I want to know what happened to her, कि जिसकी वजह से वो आगे move on नहीं कर पा रही. And I do hope the story is really strong, जो हमें पता चलेगी eventually. बाकी वो जो पूरा एक्शन सीक्वेंस था जिसमें पुलिस आती है, अटैक करती है, वो इंटरेस्टिंग था. मुझे ऐसा कोई लूप होल नज़र नहीं आया. मुझे अच्छा लगा, फॉर्मेशन बन रही है, फाइटिंग बहुत तेज़ी से हो रही थी, तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट कौन किसको कर रहा है. इनफैक्ट जब शामिर ने गोली चलाई तो मैंने उसको रिवाइंड करके देखा कि अरे इसने भाभी पे गोली चलाई. फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो पीछे से एक और बंदा करता है जिसके पीछे शामिर होता है. तो ये इस तरह की चीज़ें थी. बहुत तेज़ी से एक्शन हो रहा था, बट इट वॉज़ इंटरेस्टिंग टू सी. बट क्योंकि मुझे पता था कि वो उसको पकड़ने आ रहे हैं नौरोज़ को, और वो गिव इन कर देगा, तो वो उसका जो मेन एक मज़ा था ना एक्शन सीक्वेंस का, वो भी ख़त्म हो गया. क्योंकि वो भाभी जो मरी उसका तो इतनी कोई वैल्यू नहीं थी कि उसके मरने पे हमें कोई अफसोस होता, ना ही शामिर को पकड़ के उन्होंने एकदम से छोड़ दिया या कुछ हुआ. तो मुझे लगता है ऐसे एंगल्स अगर कुछ डालते ना, तो एक्शन सीक्वेंस का मज़ा भी ज़्यादा आता. हमें ऑलरेडी पता था वो अटैक करेंगे, वो नौरोज़ को ले जाएंगे, अभी नौरोज़ आदम ने पुलिस थाने में जाना है अभी कुछ अरसे, तो वो इम्पैक्ट कम हो गया. हाँ इम्पैक्ट कम हो गया. आई एग्री विथ यू, बिकॉज हमें पता था और मैंने भी रिवाइंड करके वो देखा था सीन एक्चुअली कि ये भाभी को गोली लगी कैसे. एंड यू आर राइट कि अगर पहले पिछले एपिसोड में कुछ दिखा देते कि भाई यू आर कैरिंग द नेक्स्ट जनरेशन
ऑफ नौरोज आदम्स इनटू दिस वर्ल्ड, तो फिर शायद कहीं ना कहीं हमें होता, तो हमें नहीं हुआ वो। um, ये जो पुलिस वाला बार बार मीर हसन को कह रहा है, एसएचओ को, कि ये नौरोज आदम है, लेकिन ये नौरोज आदम है उसका क्या मतलब है? एम आई मिसिंग समथिंग, और डू यू थिंक दैट ही इज एक्चुअली द गुड पर्सन इन दिस फाइट? तो आई थिंक वो रॉबिन हुड वाला जो चक्कर है ना, वो थोड़ा सा होगा, क्योंकि ये बात तो तय है ना कि नौरोज आदम पहले नवाब के पास काम करता था, देन समथिंग हैपेंड, और फिर नौरोज आदम ने रिबेल किया और वो वहाँ से आ गया। अब ये भी दिखाया कि नौरोज आदम, क्योंकि वो कहता है कि ये इन लोगों का मसीहा है, तो उसने लोगों की मदद की है, उसने नवाब के शिकंजे से बहुत से लोगों को छुड़ाया होगा। बेशक वो भी उनसे पैसे ले रहा है, बिजनेस वालों से अपना कट लेता है एंड एवरीथिंग, लेकिन वो नवाब से बेहतर है मुझे लगता है, क्योंकि वो देखो वो अच्छे तरीके से बात भी कर रहा था पहली 2 एपिसोड्स में जो दिखाया है इन सब कुछ। और लोगों को जो नवाब लोग, अब नवाब पिछली एपिसोड में दिखाया था कि वो बंदा आके बोलता है, वो बिजनेस में नवाब को आके बोलते हैं कि आपने चार्ज तो ले लिया है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर बहुत लूट मार हो रही है, हम बिजनेस सही तरह कर नहीं पा रहे। सो जब वो आदम लोगों के पास था तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी। सो आदम इज़ अ बेटर ruler than him. He might be the lesser of the two evils, and the police guy knows, because वो कहता है कि आप लोगों से पंगा ले रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि नौरोज आदम को तो आपने पकड़ा ही पकड़ा है, आपने जो यहाँ के रहने वाले ना उनकी नर्व पे हाथ डाल दिया, बिकॉज नब्स पे हाथ डाल दिया है, बिकॉज दे सी हिम एज देयर सेवियर, सो दे विल रिबेल अगेंस्ट यू। वो उसको ये वॉर्न कर रहा है। हाँ, कुड बी, बिकॉज मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, क्योंकि पुलिस वाले की भी कुछ हमदर्दी लग रही थी मुझे वहां से। अच्छा, आई वॉन्ट टू क्विकली टच अपॉन शामीर एंड दैट ग्रेवयार्ड सीन विथ शमशेर, जहाँ शामीर ऑल्सो टर्न अराउंड, जो उसने बातें करी शमशेर को, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। उसने कहा कि तुम भी यहाँ नहीं खड़े होते, और मतलब उन्होंने ये कि तुम्हारे बेटे को मार दिया वॉज नॉट अ बिग डील फॉर देम। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो अनलॉयल हो गए हो, तुमने तो नमक खाया यहाँ का, और तुमने तो ये सब, उसको वो उन्होंने उसको बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया कि भाई मेरे बेटे को मारा था नवाब ने, तो नवाब का मुझे, ही माइट बी अ मसीहा, बट आई कांट, व्हाट ही डिड इज आल्सो वेरी रूथलेस, मे बी ही हैज टू डू इट इन दुनियापुर, बट उससे मुझे ही नहीं समझ आ रहा गांव वालों को उम्मीद क्यों है उससे इतनी। सो दे विल हैव टू रियली गिव मी अ स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी देयर टू अंडरस्टैंड हिम। यू विल अंडरस्टैंड कि क्या होगा। वही बात है ना, लेसर ऑफ द टू इवल्स, हु विल यू गो फॉर? जो भी कम बुरा होगा आप उसकी तरफ जाएंगे ना, ये चीज़ हो सकती है। और इधर तो वो समझ रहा है मेरे पास राइट था कि इसके बेटे ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया, इसलिए मैंने किया। उससे गलती ये हुई कि विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स ही टुक दैट एक्शन, और ऑफ कोर्स उसका बाप तो नहीं ले सका, बट नवाब की बात सुनी, उसने कहा इससे उसको मरवाओ, ख़त्म कराओ, और उसके बाद इसको मार देना, बिकॉज भूलो नहीं इसने मेरे बेटे को मारा है, जो मैं भूल गई थी। लाइक ये नायाब जो है ना, नायाब साहब, नायाब कह रही हूँ, नवाब साहब जो हैं, उनकी तो साजिशें और उनकी जो लस्ट है ना, वो नहीं ख़त्म होने वाली, जो वो निम्रा को बुलाते हैं एवरीथिंग। सो आई डू यू थिंक निम्रा का राइज होगा? निम्रा विल इवेंचुअली स्टैंड अप? निम्रा हैज़ नो चॉइस, बिकॉज दैट इज़, आई थिंक वो सीन इसीलिए दिखाया था, जो अन्ना ने उसे कहा था कि तुम्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा, खुद करना होगा। एंड आई वुड लाइक टू सी निम्राज जर्नी, क्योंकि उसको बहुत टॉर्चर कर रही है वो दूसरी बीवी जो है। मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि नवाब ने उससे कहा, अपने भाई से, कि हमें गांव वालों को दिखाना होगा कि हम ऐसे नहीं बैठ सकते। उसको कोई वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी फरहाद से, उसने which was really, which showed the extent of his evilness, कि उसने सिर्फ कहा कि नहीं, हमें अपना वो पल्ला भारी रखना है गांव वालों के सामने, इसलिए हमें दिखाना होगा। तो that was interesting. वो तो भाग गए पिछली गली से अपनी बेटी को लेके, औरंगजेब नाम है ना उनका, चचा साहब का, वो तो भाग गए। ठीक है जी, वी कैन गो टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम। जी राबिया, बताइए आप कितना रोई? मैं कितना रोई? मेरा ख्याल है मैं रोई नहीं थी। हाँ, मैं रोई थी। मैं उस सीन पे रोई थी जब शर्जीना गिरती है, क्योंकि वो शूट बहुत अच्छा किया हुआ है, उसको प्रोड्यूस बहुत अच्छा किया हुआ है, और जो वो हार्ट बीट की आवाज़ आती है, ठक ठक ठक, आई जस्ट couldn't, it was just very sad, to see that happening. And वो शॉट बहुत अच्छा किया हुआ था, I have to say that. Yeah, I think Kabhi Main Kabhi Tum has taken us into this world, which is another world completely, of Sharjina and Mustafa, and उसमें अब बहुत ज़्यादा अच्छा उनके प्यार में भी एक सैडनेस होती थी बहुत दफ़ा, आई थिंक बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, और जबकि उन्होंने बहुत खूबसूरत कर दिया अपार्टमेंट। तो ये वाला, एंड यू आर सो राइट विद द एग्जीक्यूशन,
ये तो एंड मुझे एक्चुअली ज़्यादा मेरा दिल धक धक कर रहा था, अभी मुस्तफ़ा आएगा, अभी मुस्तफ़ा आएगा, अब वो देखेगा, अब क्या, और वो बेचारा, एंड द फैक्ट कि वो फूल और वो केक सब कुछ लेकर आ रहा था, एंड द वे दे पुट इट टुगेदर कि उसी टाइम पे उसको घर भी मिला था और उसका वो सक्सेस भी हो गया था, एंड देन ही कम्स इन एंड देन ही सीज दिस, added to the dramatization that they wanted the audiences to feel. और लिटरली जब वो गाड़ी में जा रहा होता है ना अपने वो पार्टनर के साथ, एंड आई एम लाइक गाड़ी तेज चलाओ मुस्तफ़ा, फ़ोन चेक कर लो, जल्दी पहुंचो, भागो मुस्तफ़ा, यू नो मैं ऐसे करी थी। और म्यूज़िक भी ऐसा चल रहा था, एंड इट वाज लाइक अ रियली गुड बिल्ट अप के अच्छा प्रोग्राम ड्रामा स्टार्ट हुआ, इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बैठी हुई है और ये तो बुक पढ़ रही है, अच्छा लाइट चलेगी, मोमबत्ती, अब क्या आग लग जाएगी, क्या होगा, यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फिर उन्होंने स्विच दिखाया, मैंने कहा ओह अच्छा अब ये गिरेगी, और जब हार्ट बीट बंद होती है, आवाज़ जो है ना, तो आई थॉट मे बी वो थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं कि शायद वो फेंट किए तो इसलिए, एंड आई वाज स्टिल होपिंग दैट द बेबी विल बी सेव्ड, बट सैडली द बेबी वाज नॉट सेव्ड। Do you think we needed this extreme tragedy at this point? Could we not, could the audience, could Mustafa and Sharjina not have understood what was happening without this huge tragedy in the way? सो मेरा पहला आंसर ये है कि इट्स अ ड्रामा। ट्रेजिडीज़ अगर सही टाइम पे सही तरीके से, और जिन ट्रेजिडी से ऑडियंसेस कनेक्ट कर जाएं, वो की जाएं, तो वो ड्रामे को अमर बना देती हैं, ड्रामे को बहुत ज़बरदस्त कर देती हैं। वो ऑडियंसेस को वो एक ऐसा दुख दे जाती हैं जिससे वो ड्रामा ऑडियंसेस के दिल में बैठ जाता है, जैसे हमसफ़र में था। और इस तरह के और बहुत से, जैसे कल हो ना हो, यू नो, उसमें था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रेजिडी इज़ अ वेल प्लेस्ड ट्विस्ट। आई रियली लाइक्ड इट, आई क्राइड फॉर द कैरेक्टर्स, आई क्राइड फॉर द, एंड ऑल्सो दूसरा मेरा जवाब ये है कि मुझे लगता है शर्जीना और मुस्तफ़ा की जो सिचुएशन दिखाई है, जो ड्रामा कहानी दिखा रहा है, ड्रामा ना एक बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन बता रहा है जो कपल्स में होती है। एंड येस, people do go through traumas and tragedies, and it's not necessary that you lose a child. Maybe the business would fail, maybe another tragedy would happen, लड़की के घर में एक्सीडेंट कोई हो सकता है, जैसे फिजिकल कोई डिफॉर्मिटी, anything that is a tragedy, that is a trauma that takes a toll on the relationship, it could be anything. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन है टू शो, मतलब हम देख रहे हैं ना, हम एज थर्ड पार्टी देख रहे हैं, तो हम बहुत सी चीज़ें पिक कर रहे हैं। आई एम होपिंग दैट द कपल्स आर पिकिंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स जब वो उसको इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जब आप सिचुएशन के अंदर होते हैं आपको बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आती। अब आप सिचुएशन से बाहर बैठ के दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ये मेरा जवाब है। व्हाट डू यू थिंक, वाज इट नेसेसरी? I'm going to revert the question. Do you think it was necessary for Mustafa to have to deal with this? Sharjina is dealing with this, ठीक है, लेकिन अभी ब्लेम सारा मुस्तफ़ा के ऊपर आ रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। शर्जीना उससे बात नहीं कर रही है, उनके अब्बा ने उनको सुना दी है, वो उस घर नहीं आई है वापस। फिर मुस्तफ़ा ने वो सारे पोस्टेड नोट्स देखे जो एक्चुअली दैट, वहाँ तक आई वाज ओके, ठीक है। एंड जो तुम बात कर रही हो कि ट्रू टू लाइफ उन्होंने डिपिक्शन दिखाया है कि लोगों की ज़िंदगियाँ में और सबकी, whoever has been through a relationship, a deep relationship, एक नहीं दो तीन बार बहुत दफ़ा इस तरह के हिट्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में। बट यहाँ नॉर्मली मैं देखती हूँ कि दोनों तरफ से जो है ना, ऑब्वियसली दोनों तरफ से ही होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है अगर, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि मुस्तफ़ा हैज़ टू टेक द हिट, शी इज़ टेकिंग द हिट बिकॉज ऑफ समथिंग नेचुरल दैट हैज़ हैपन, बट मुस्तफ़ा इज़ टेकिंग द हिट एज इन द ब्लेम फॉर इट। तो मेरा सवाल अब अगेन ये है कि इज इट फेयर फॉर मुस्तफ़ा टू हैव टू गो थ्रू दिस? तुम्हारा सवाल क्या है, फिर से बोलो। दैट इज इट फेयर कि मुस्तफ़ा को ब्लेम किया जाए सारी चीज़ के लिए? मैं ये कह रही हूँ कि जब ये प्रॉब्लम्स होती है ना तो दो लोगों के दरमियान आती हैं तो दोनों की कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जिस तरह ड्रामे ने एग्जीक्यूट किया है और जिस तरह हमें दिखाया गया है, तो मुस्तफ़ा के ऊपर सबसे ज़्यादा ब्लेम या पूरा का पूरा ब्लेम आ रहा है कि तुम्हारी वजह से ये बच्चा गया और तुम्हारी वजह से शर्जीना नियरली लॉस्ट हर लाइफ। Okay. I'm trying to figure out what I want to say. So I feel कि मुझे लगता है जो शर्जीना की माँ ने बात बोली ना, जो उसकी मदर बोलती हैं, वो इतनी कोई उन्होंने अच्छी बात बोली, एंड दैट वाज द आंसर कि मुस्तफ़ा के होते हुए भी वो चीज़ें हो सकती थी। और शर्जीना ने अपनी माँ और बाप को और बहन को भी कॉल की थी, नॉट जस्ट मुस्तफ़ा। सो आई काइंड ऑफ हियर
am with you कि Mustafa alone cannot be blamed for this. Everybody else around her was also part of what happened, that they all left her alone. I do feel that, ठीक है. बट शर्जीना भी कुछ चीज़ें कर सकती थी, जैसे उसको पता है कि मुस्तफ़ा बिजी होता है, तो वो मुस्तफ़ा को क्यों सिर्फ कॉल कर रही थी, उसने डॉक्टर या कुछ और, ये मैं पहले भी ड्रामा का पे भी बोला था और शायद मैंने रिव्यू में भी लिखा था, तो वहाँ पे वो भी थी. बट यू नो मेरे लिए मुझे लगता है जो ड्रामा ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है ना, इट इज़ नॉट अबाउट ब्लेमिंग मुस्तफ़ा, इट इज़ अबाउट हाईलाइटिंग द रोल दैट ईच वन ऑफ देम इज़ प्लेइंग इन दिस सिचुएशन. जैसे हम बात करें कि शर्जीना को ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी, इसी तरह मुस्तफ़ा या मर्दों को भी ये चीज़ें अब अपने गिर्द चेंज करनी चाहिए. मुझे लगता है द ड्रामा इज़ टॉकिंग अबाउट दिस. द ड्रामा इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ब्लेमिंग मुस्तफ़ा फॉर व्हाट हैपेंड. एंड ऑल्सो मुझे आगे जाके पता चलेगा, पर शर्जीना का गुस्सा सिर्फ बेबी लूज़ करके उसको ब्लेम करने का नहीं है. शर्जीना बहुत अरसे से उससे नाराज़ है और वो नाराज़गी मोहब्बत की नाराज़गी है. तो वो जो अंदर दबा रही थी अब वो एकदम से बाहर आ गया और वो इस तरीके से आ रहा है. और बहुत दफ़ा लोग खामोश होकर पीछे हो जाते हैं बिकॉज़ ट्रेजेडी में वो डील करना चाहते हैं. अभी वो एक फ़ेज़ में चले जाते हैं, होना नहीं चाहिए. बट मुस्तफ़ा ने भी तो ऐसे ही किया था ना, उसे कट आउट किया था ना जब मुस्तफ़ा पे चैलेंज हुआ था, तो ही स्टॉप टॉकिंग टू हर, ही वांटेड टू जस्ट फोकस ऑन अर्निंग मनी. शर्जीना भी थोड़ा बहुत वही कर रही है. शर्जीना विल कम अराउंड, आई थिंक. सो दैट्स माय आंसर विद लॉट ऑफ यू नो different kind of thought processes. What do you think? Yeah, so two things that you mentioned. Number one, जो तुमने कहा कि अम्मी ने कहा था कि मुस्तफ़ा होता तो तभी भी. अब शर्जीना, और फिर the other thing you said कि शर्जीना को सिर्फ इस पे गुस्सा नहीं है, उसको पीछे का गुबार निकला है उसका, ठीक है, जो उसने नोट्स जो वो कोशिश करी थी that she wanted to get through to मुस्तफ़ा और वो नहीं कर सकी. So शर्जीना का गुस्सा, अगर मुस्तफ़ा वहाँ होता और उनकी रिलेशनशिप नॉर्मल होती और फिर वो गिरती और वो उसको हॉस्पिटल, या वो नहीं भी होता लेकिन उनकी नॉर्मल एक रिलेशनशिप चल रही होती, भाई सुबह को खुदाफिज रात को खाना, तो फिर शर्जीना उसको ब्लेम नहीं करती या उसका गुस्सा नहीं होता या वो ये सब नहीं कहती. सो दिस इज समथिंग शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो पीछे का अनरिजॉल्व इशू आ रहा है यहाँ, एंड दिस इज समथिंग द ऑडियंस ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड. दूसरी बात ये कि शर्जीना जहाँ तक उसने पुश किया एंड फिर उसको तुम कह रही हो ना कि उसका मोहब्बत का गुस्सा था या नाराज़गी थी, तो शर्जीना आई फेल्ट कि एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में चली गई थी. एक सॉर्ट नहीं, आई थिंक काफ़ी डीप डिप्रेशन में चली गई थी, स्पेशली जो उसका रोना दिखाया था पहले. नाउ एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट वे टू डील विद मोहब्बत की नाराज़गियाँ, ठीक है. कुछ लोग कुछ डाइवर्जन करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं अपने हस्बैंड को थोड़ी देर या अपने पार्टनर को कि भाई दे नीड टाइम. शर्जीना wanted Mustafa there and Mustafa was not capable of giving him, Mustafa didn't have the emotional bandwidth at that time. क्योंकि अब अगर हम पीछे जाके देखें, क्योंकि हम भूल गए हैं शायद मुस्तफ़ा के साथ क्या क्या हुआ था. उसके भाई ने जो आके उसको सुनाई थी, उसको मुंह के ऊपर पैसे फेंक के गया था, उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया था, उसके साथ फिर जोसेफ ने जो किया था. तो मुस्तफ़ा इज डीलिंग विद ऑल दैट. और हम कहते हैं ना, मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस. मुस्तफ़ा का कोपिंग मैकेनिज्म फ़र्क था. उसका मैकेनिज्म था टू थ्रो हिमसेल्फ इनटू वर्क एंड से दिस इज़ इट. आइदर आई, उसमें वो शर्जीना को भूल गया. और तो बिल्कुल सही कह रही हो कि ये मैसेजेस कपल्स के लिए होते हैं, शर्जीना के लिए भी एक मैसेज है. हम अगेन आई एम सेइंग ना कि हम मुस्तफ़ा को कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा भूल गया था. शर्जीना शुड मे बी फॉर हर सेल्फ एंड हर बेबी हैव टेकन टू प्रिवेंट दिस डिप्रेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस. मिस कैरेज शायद फिर भी हो जाता, अकेली होती घर में गिरती हो जाता, लेकिन जिस डिप्रेशन में वो चली गई थी ना, आई वॉन्ट यंग गर्ल्स टू अंडरस्टैंड दिस इज डेंजरस. आई थिंक वो तो ड्रामा दिखा रहा है, पहली बात ये. दूसरी बात ये, मुझे लगता है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन आपको हो तो आप वही करें जो शर्जीना के साथ हो रहा है. बहुत दफ़ा डिप्रेशन में आप फिर भी थोड़ा बहुत फंक्शन कर रहे होते हैं, बट यू आर स्टिल गोइंग थ्रू डिप्रेशन. या वो डिप्रेशन नहीं, वो एक सैडनेस है, आपका एक गम है जिसको आप बुला सकते हैं. इन माई व्यू जो मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ कर रहा था, जो मुस्तफ़ा की नॉन अवेलेबिलिटी थी इमोशनली या फिज़िकली, शर्जीना उससे निकल ही नहीं सकती. चाहे शर्जीना अपने आप को बिज़ी रखती, चाहे शर्जीना दावत पे जाती, शर्जीना शॉपिंग पे जाती, अपने माँ बाप के पास जाती, वो गम जो जब आप किसी से प्यार करते हैं, आपको उस बंदे की अटेंशन चाहिए, वो आपको नहीं मिलती है, उसका उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती. और जिस चीज़ की वो आदी थी, तो वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती. तो मुझे नहीं लगता कि शर्जीना अगर सब कर भी लेती तो शर्जीना का दुख कम हो जाता या शर्जीना का शिकवा कम हो जाता. वो नहीं होता. शर्जीना अभी भी देखो वो गिरी,
ब्लड प्रेशर उसको था, ठीक है, सब कह रहे हैं वो, लेकिन बेबी की डेथ जो है वो गिरी, अंधेरा था, उसको कोई टाइम पे नहीं ले जा सका, और वो गिरते साथ ही इमीडिएटली उसकी डेथ हो गई, तो वो चीज़ हुई, तो बेबी की डेथ हो गई, तो वो हुआ। एक और चीज़ विच आई वांट टू से इज़ दैट कि जिस तरह हम मुस्तफ़ा की बात करें, तो फिर तो शर्जीना के साथ भी बहुत कुछ हुआ था ना, हमें ये भी तो देखना चाहिए व्हाट ऑल शर्जीना वेंट थ्रू, यू नो, शर्जीना की शादी टूट गई, उसको मुस्तफ़ा जैसे जिसको पकड़ पकड़ के अपनी तरफ लेकर आना पड़ा, ससुराल में उसके साथ बुरा होता था, सो दे बोथ हैड देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मुस्तफ़ा या सिर्फ शर्जीना, हाँ, मेरे लिए हाईलाइटेड इस चीज़ में ये है, जैसे मैंने कहा था कि औरतों को साइलेंट ट्रीटमेंट देना बंद कर देना चाहिए अब, कि खुद ही मत समझ ले मेरा शिकवा क्या है, और साइलेंट ट्रीटमेंट अब टॉक्सिक हो जाती है, जो हम समझ रहे थे कि शर्जीना बहुत अरसे से कर रही है। सेम वे आई फील द मेन नीड टू नाउ स्टॉप डूइंग दिस, कि भाई मेरा वर्क प्रेशर है इसलिए डोंट टॉक टू मी, डोंट इंटरफेयर विद मी, मुझे डील करने दो, मैं 2 महीने ऐसा रहूँगा फिर मैं आ जाऊँगा। नहीं, आई एम सॉरी, देन डील विद द पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन ऑफ द फीमेल्स ऑल्सो, देन डील विद देयर इशूज़ ऑल्सो, कि उनकी सास ने कुछ कहा है, उस वक्त तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते, आप कहते हैं कि घर आए तो बीवी आपके अच्छे मूड में और सब कुछ हो। तो ये ड्रामा दोनों को ये दिखा रहा है कि जो चीज़ें आप लोग अब तक कहते रहे हैं, मे बी इट्स टाइम टू चेंज दोज थिंग्स, इट्स टाइम टू लुक एट डिफरेंट थिंग्स, एंड शाज़िया मे बी यू ऑल्सो थिंक लाइक दैट वे, जो मुझे थोड़ा बहुत हम लोग जो बात करते हैं, a lot of women are saying the same thing कि ओ मुस्तफ़ा को इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो काम कर रहा था, वो अर्न कर रहा था, but I want to ask those people one question, अगर आप वाकई रियलिस्टिकली सोचें, अगर आप पोजीशन में हो, यू विल बी दैट कूल, आप इतनी कूल होंगी, आप अपने मियाँ को 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद सुनाएंगी नहीं? मियाँ क्या, भाई, आपका दोस्त, आपका कोई भी जिसके साथ आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप हो, उसकी नॉन अवेलेबिलिटी पे वुड यू नॉट रिएक्ट, वुड यू नॉट डू समथिंग? कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग दिल में रखेंगे, बट टू से कि ओ दैट पर्सन वाज डूइंग समथिंग एंड यू शुड बी ओके, मुझे लगता है वो अनफेयर है ये कहना शर्जीना के लिए, स्पेशली जब देयर वाज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग आल्सो, एंड कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा गैप था। हाँ, अच्छा, मुझे लगा कि कम्युनिकेशन से ज़्यादा दे हैड बोथ शट ईच अदर आउट। थ्रू कम्युनिकेशन ही हुआ ना, शट ईच अदर आउट इज बिकॉज दे वर नॉट कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर ना। कोशिश तो कर रहे थे ना, बट दे वर गोइंग थ्रू टू मेनी थिंग्स एज पीपल एंड दे नीडेड दैट टाइम। चाहे शर्जीन चाहे वो बैठ के बात भी करते, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते थे। अच्छा, दूसरी बात, जो मुस्तफ़ा व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू वाज नॉट समथिंग जो वो पूरी ज़िंदगी, इट वाज एक्चुअली ही न्यू ही हैड बिकम अ फादर, ही इज़ गोइंग टू बिकम अ फादर, ही नीडेड टू मेक दैट मनी, विच इज़ समथिंग शर्जीना ने उसको पहले उस तरफ, शर्जीना ने कहा था ना कि मैं चाहती हूँ कि इस पूरी दुनिया तुम्हें ऐसे देखे उन नज़रों से जिस तरह मैं देखती हूँ, विच मीन्स कि उसको इज्जत कमानी थी। इज्जत कमाने के लिए उसको एक सक्सेस अपने करियर में, दिस वाज हिज हिट और मिस चांस, जो शर्जीना को शायद समझ नहीं आ रहा था। सिंस मे बी मैं ज़्यादा मुस्तफ़ा की तरफ अलाइन हूँ, मैं कहूँगी भाई मुस्तफ़ा ने भी तो बैठ के तुम्हारा पूरी रात असाइनमेंट किया था ना पूरा, तुम भी जाके पूछ सकती हो मैं तुम्हें कहाँ हेल्प कर सकती हूँ। मुझे पता है, वुड यू प्रेफर कि मैं अपनी अम्मा के घर चली जाऊँ थोड़े दिन, और वुड यू प्रेफर, एंड मुस्तफ़ा अगेन ऑल्सो नीडेड टू सिट एंड टेल हर, ठीक है, लाइक यू आर सेइंग, ऑल्दो आई थिंक आदमी बहुत कम करते हैं, औरतों को ही करना, आई एम नॉट डिसमिसिंग इट, आई डोंट थिंक आदमियों को नहीं करना चाहिए, आई जस्ट फील दे कम्युनिकेट डिफरेंटली। कहना चाहिए था कि भाई देखो, तुम मुझसे ये अभी मांग रही हो, मैं तुम्हें अभी ये दे नहीं सकता, आई नीड सम टाइम, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, जो मुस्तफ़ा कभी भी नहीं कहेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग अ वुमन विल से, वेरी फ्यू मैन विल से दिस। सो आप अब एक दूसरे को इतना तो समझ गए हैं ना साथ रहने के बाद। तो मेरा सिर्फ ये है कि, एंड आई स्पोकन टू अ लॉट ऑफ जेन जी पीपल, बट यू, व्हाई डोंट यू आंसर दिस बिफोर आई गो ऑन? नहीं, इट्स ओके, इट्स क्लियर, यू आर टीम मुस्तफ़ा, आई एम टीम शर्जीना, आई एम सॉरी, मतलब ये जो अभी आपने बात बोली है, पता नहीं क्या बोला था तुमने, मैं तो बस मैं हैरान थी वो बात सुन के भी, तुमने कुछ बोला था ना कि शर्जीना के लिए ये और वो और पता नहीं क्या, कि शर्जीना ने इसको बोला था। शर्जीना ये थोड़ी कहा था कि पैसे कमाने में इतने पागल हो जाओ कि मुझे भूल जाओ, मेरी ज़रूरियात को भूल जाओ, मुझे डिसमिस कर दो, मेरी, और शर्जीना वॉज टॉकिंग टू हिम, शर्जीना ने वो पोस्ट-इट नोट्स लगाए थे, दैट वाज हर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, बट एज आई सेड, फॉर मी द ड्रामा इज़ हाईलाइटिंग हाउ समटाइम्स जो आपके सामने भी बात होती है आप उसको डिसमिस कर देते हैं, आप उसको नहीं समझते। एंड शर्जीना को भी मैं कहती हूँ, शर्जीना जिस तरह पहले मुस्तफ़ा को कहती थी, मुस्तफ़ा मुझे तुमसे बातें करनी है, करो, हाथ पकड़ के ले आती, कुछ भी करती, वो नहीं किया उसने, वो भी पीछे हो गई इवेंचुअली, यू नो। लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि मुस्तफ़ा जितने लोग जो है ना, इट्स टाइम, मैन नीड टू स्टॉप गिविंग दिस
this thing that work का pressure है and that as an excuse for their emotional unavailability. मुझे अब ये लगता है कि जिस तरह औरतें बैलेंस करती हैं चीज़ें, आप भी बैलेंस कीजिए. आप आपकी जो बीवी है उसकी चीज़ों को समझिए, देखिए. अब तुम कह रही हो, हाँ तुमने बोला कि बच्चा आने वाला था, ये टेम्पररी था. कल बच्चे ने कॉलेज में जाना होगा भाई, तो उसकी फीस के लिए फिर तुम 6 महीने चले जाओगे. फिर तुम क्या साल इमोशनली अनअवेलेबल रहोगे अपनी बीवी को और अपनी फैमिली को. तो ज़िंदगी में तो चैलेंजेस आते रहेंगे ना. हर दफ़ा चैलेंज आएगा तो यही करेगा मुस्तफ़ा क्या? So Rabia, I don't want to argue on this because this can go on and on and on. Yeah. Shazia is also like, हाँ exactly, this can go on. Yeah. अदील और रुबाब भी तो हैं, अभी माँ बाप भी तो हैं. हाँ भाई, अदील और रुबाब भी हैं. अब देखो, माँ बाप को जाके लेकर गया ना हॉस्पिटल में. अब तो आई थिंक मुझे दिल चाह रहा था कि अब मैं उसको शर्जीना के अब्बा को दिखाऊं कि देखो अब कौन से घर में रह रहा है. अब खुश हैं आप? क्योंकि उन्होंने तो उसी पे सुनाई थी ना. और वो जो जाके उसने पैसे निकाले और सब किया, देयर इज अ प्रैक्टिकल रीजन यू हैव टू लिव लाइफ इन अ सर्टेन वे. उस पॉइंट पे अगर वो नहीं, और यहाँ ड्रामा आई थिंक एक साइलेंट मैसेज दे रहा है. एंड मुस्तफ़ा नीडेड दिस सेल्फ एस्टीम and his parents needed that as well. तो आई थिंक, एंड उनको भी एक अब पड़ा है ना, यू नो, उनको समझ आया है कि भाई, एंड आई एम ग्लैड एक्चुअली. मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं तरस आ रहा था पेरेंट्स पे. वो रुबाब के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए कि भाई तुमने अदील पे तो निकाल दी, उनके ऊपर तुम क्यों निकाल रही हो. बहुत सारी चीज़ें एक साथ कह दी हैं मैंने. बिकॉज रुबाब है ना ऐसी. रुबाब कोई अच्छी इंसान तो नहीं ऐसा थी ना. रुबाब वॉज ओके कि वो शजीना को छोड़ के आया, उसने उसको पैसे का लालच दिया, उसको वो सब चीज़ें भूल गई. आई थिंक जो माँ बाप का सीन था ना, जब वो बैठे होते हैं, एक तो घर को देख के वो हैरान होते हैं. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. दे वर लाइक कि किसका घर है, फिर बैठे शजीना का है, एंड द लुक दैट दे एक्सचेंज. सी दैट्स व्हाट आई से, द ड्रामा इज सो रियलिस्टिक कि आप ये चीज़ें अक्सर कहीं फैमिलीज़ में जाते हैं, कहते हैं वो कहाँ है, आप लोग आपस में भी चेंज कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, आंखों में बातें हो रही होती हैं. वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. बट डू यू थिंक रुबाब का मकाफात अमल हुआ? रुबाब गॉट व्हाट शी डिजर्व्ड? इज दैट इनफ? आर यू हैप्पी विद व्हाट हैपेंड विद रुबाब? तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम क्योंकि अदील के उसमें इतना इन्वेस्टेड थे पनिशमेंट में कि हमने कहा यस. एंड अब कहते हैं ना कि किसी बुरे को रास्ता दिखाने के लिए उतना ही ये टक्कर का इंसान चाहिए, तो वो उसको रुबाब मिल गई थी अदील को. ठीक है, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि रुबाब ने किया. नताशा पे भी हमें गुस्सा आ रहा था, लेकिन एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वाज सेइंग वेट अ मिनट, रुबाब वाज नॉट अ वेरी नाइस पर्सन. क्योंकि जब अदील was okay with her, और when she didn't know कि अदील पीछे ये बंगलिंग कर, उसको तो नहीं पता था ना, वो फिर भी अदील को लगा के करती थी. कभी एकदम फ्लिप हो जाती थी, माइंड गेम्स खेलती थी. रिमेंबर जब उसने कहा था कि वो मैंने ये अपार्टमेंट ले लिया तुम्हारे अम्मा अब्बा के लिए और ये गाड़ी, और उनकी अम्मा को भी जाके और पीछे भी अदील को सुनाती थी कि मैं नहीं तुम्हारे अम्मा अब्बा के साथ ये कर सकती. सो रुबाब was never a nice person. And what she did with the parent, जो अदील के साथ किया, I was okay. But the way she tried to publicly shame the parents wasn't on for me. So रुबाब needs something more क्योंकि वो सीखी नहीं है. I would think कि वो सीख गई होगी इसके साथ, कि उसके साथ बुरा हुआ है, but she hasn't. और सबसे बड़ी बात जो उसने मुस्तफ़ा और शजीना के साथ किया था, इतना बड़ा इल्ज़ाम. सो आई रियली होप द लास्ट 2 एपिसोड्स विल शो समथिंग, क्योंकि अभी तक इट लुक्स लाइक रुबाब इज़ ओके. ठीक है, उसको एक धचका लगा कि अदील ने मेरे साथ ये किया. अब नाउ शी इज़ कम्प्लीटली ओके. जिस तरह वो कहती है अदील की चीज़ें निकालो, वो करो. मैं चाहती हूँ कि रुबाब को तकलीफ़ हो, और रुबाब को हम देखें कि रुबाब ने जो किया उसको उसकी चीज़ भुगतनी पड़ रही है, वो तकलीफ़ में है. क्योंकि अगर वो सिर्फ अदील को निकाल दे और तकलीफ़ में नहीं है, तो दैट्स नॉट इनफ फॉर मी. सॉरी, आई एम बीइंग वेरी sadistic, but all that she has done, there has to be some sort of reaction. Adil doing all of this to her is not enough, because आपने दिखाया नहीं कि वो डिप्रेशन में है, या वो सैड है, या वो दुख में है, या उसको फील हो रहा है कि यार अदील ने मेरे साथ क्या किया. वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बन के उसने अदील से बदला ले लिया है. जो तुम्हारी बात सही है कि एक बुरे को उससे बड़ा बुरा डील कर ही सकता है, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ उसको दिखाना चाहिए दैट वो किसी चीज़ से गुजर रही है, फॉर अस टू नो कि देखा तुमने ये ऐसा किया था, तुम्हारे साथ अब ऐसा हुआ. I totally agree with you. रुबाब का अगर if this is the end for her, then I am not satisfied. There needs to be something more than that. आई थिंक शजीना की मदर का रोल इतना अच्छा था, इतना कोई प्यारा था. एनी जैदी हैज़ डन सच एन अमेजिंग जॉब. शाजिया, द वे शी कम्फर्ट्स हर, द वे शी उसको हक करती हैं, फिर उसको समझाती हैं, इतनी कोई खूबसूरत बात बोलती हैं. एंड दैट इज़ अ मैसेज दैट आई थिंक ऑल couples and all young girls, even guys, need to hear कि talk to him, figure this out, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, and all that, वो बहुत, I think वो मेरी
आंखें हल्की सी नम थी और मेरे दिल में कुछ और था जब मैं वो पूरी चीज़ देख रही थी। तो शर्जीना की अम्मी जो है ना, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, अदाकारी करी है, क्योंकि इतने दिल से डायलॉग्स निकल रहे थे दैट शी वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर द नेक्स्ट डे एंड वी ऑल फेल्ट इट। एंड बिल्कुल सही, वो जो एक उन्होंने डायलॉग कहा था ना कि इस बच्चे की जितनी ज़िंदगी थी वो इतनी ही लेकर आया था। राबिया, बड़ा सैड डायलॉग था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको जो है ना एक हिंट ऑफ सुकून भी आ जाता है कि अल्लाह मियाँ की ये मर्जी थी। um, और फिर क्योंकि उस वक्त तो शर्जीना इज गोइंग थ्रू अ स्टेज व्हेन शी कांट एक्सेप्ट इट राइट नाउ, इट विल टेक टाइम, लेकिन बड़ी सूदिंग और कामिंग डायलॉग से एंड बहुत रैशनल। और शुरू से वो, बस आई जस्ट विश, आई हैव वन थिंग अगेंस्ट शर्जीना's मदर कि वो बीच में अपनी बेटी को बीच बीच में रोज सुबह उसको कॉल करके पूछ लेती या कुछ कर देती उसके लिए, which would have kept her in touch, that's all. या सो फॉर मी मुस्तफ़ा के साथ साथ ये सब लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लीविंग शर्जीना अलोन। क्यों नहीं किसी ने चेक किया? उसकी बहन ने, उसके बाप ने, उसकी माँ ने क्यों नहीं चेक किया? जब आपको पता है कि वो अपनी मुश्किलात को अपने पास रख रही है, तो बार बार आप क्यों नहीं गए उसके पास? बार बार जब मुस्तफ़ा नहीं होता था तब जाके चेक क्यों नहीं किया? और जब उसकी सिचुएशन मतलब उन्हें क्यों नहीं पता कि उसका ब्लड प्रेशर का इशू था? वाई डिडंट द मदर कीप अ बेटर? सो फॉर मी मुस्तफ़ा का एक एंगल है जो कपल्स को देखना चाहिए, बट उसके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एंगल है। तो शर्जीना को शर्जीना ने खुद नहीं, शर्जीना खुद, मुस्तफ़ा, सब ने छोड़ दिया था अकेला, यू नो, एंड दैट्स प्रॉब्ली द सैड रियलिटी दैट द ड्रामा इज शोइंग। लेकिन आई जस्ट लव द कॉन्वर्सेशन दैट शी हैड एंड शी इज़ द सैनिटी, द वॉइस ऑफ सैनिटी दैट मुस्तफ़ा एंड शर्जीना बोथ नीड एट दिस पॉइंट इन टाइम इन देयर रिलेशनशिप। एंड आई एम होपिंग मुस्तफ़ा के पेरेंट्स विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट। आई एम होपिंग मुस्तफ़ा, मेरा दिल चाह रहा था मुस्तफ़ा के जो फादर हैं वो शर्जीना के पास जाएँ, वो उससे बात करें, बिकॉज़ वो उनकी सुन लेती थी थोड़ी बहुत, यू नो। मुस्तफ़ा की तो शायद इस वक्त नहीं सुने। तो मैंने क्या बोला, शर्जीना के फादर बोला, मुस्तफ़ा के फादर शर्जीना के पास जाएँ और उससे बात करें। बट वो जो शर्जीना की मदर शर्जीना से बात कर रही है ना, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट समबडी नीड्स टू टेल शर्जीना, टू काम हर डाउन, टू गिव हर कम्फर्ट, टू इवन टू मुस्तफ़ा कि बेटा इस बच्चे की इतनी ही ज़िंदगी थी। सो या वो सोच तो रही है, फ्लैशबैक में शर्जीना को अपनी अम्मी के डायलॉग्स याद आ रहे हैं। एंड आई एम होपिंग एग्जैक्टली व्हाट यू वर सेइंग कि उनके पेरेंट्स क्योंकि अब अपने पैर पकड़ सकते हैं थोड़े से, अब स्टेबल हो गए हैं, तो अब शायद उनका थोड़ा सा आना भी चाहिए। देयर शुड बी सम part coming in. The biggest thing I hold against Mustafa is the way your mother was mean with Sharjina and you couldn't say anything, और शर्जीना की अम्मी ने खाना भेज दिया तो आपको मुसीबत पड़ गई उस पर। That's where I felt he was really wrong. And वहाँ से एक downhill ये शुरू हुआ कि that maybe made Sharjina isolate herself from her family, क्योंकि उसको पता था कि तो ये, इसके लिए मैं मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा दुश्वार ठहराऊंगी कि बिकॉज वो इतनी मोहब्बत करती है मुस्तफ़ा से कि उसने कहा इसको नहीं अच्छा लगता तो फिर मैं नहीं करूँगी। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पीपल लाइक शर्जीना शो दैट दे आर सो रिजिलियंट कि वो कभी कभी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली और लोगों को अपने आप से दूर कर देते हैं, विच इज़ हर फैमिली। और क्योंकि वो सब कुछ जो है मुस्तफ़ा पे वो बैगेज, या वो चाहती थी कि मुस्तफ़ा से उसकी सारी होप्स वाबस्ता थी, तो उसने बाकी सबको दूर कर दिया था। और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, एंड अ लॉट ऑफ पीपल जेन जी हु आर वाचिंग आर सेइंग कि वो, उनको फ्रस्ट्रेशन था कि वो क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि चाहे आपकी बेटी आपको दूर भी कर दे या वो उसको लगे, आपको लगे कि शी इज एबल टू लुक आफ्टर हरसेल्फ, you should still keep in touch because the depression she fell into was very bad. don't let love become toxic for you. Don't let loyalty become toxic for your own self. Don't become the healer that will cause you to pay a price in so many ways. I think the drama is teaching us all of this through Shajina. के एंड में मुझे जो है ना बड़ी मज़े का सीन लगा था जब मुस्तफ़ा अपने अम्मा अब्बा को लेकर आते हैं अपार्टमेंट में। पहले तो वो इधर उधर देख रहे होते हैं, वो कहते हैं गाड़ी किसकी थी, आई थिंक ही सेड मेरी थी। फिर वो कहते हैं मैंने कुक का भी अरेंज कर दिया, मैंने क्लीनिंग का। मैंने कहा काश इतना आसान होता एक कुक को अरेंज करने के लिए और क्लीनिंग, बट इट वॉज लाइक दिस सुपर कूल एंड ऑर्गेनाइज्ड हाउस। तो वो अच्छा भी लग रहा था, आपकी जहन को सुकून भी आ रहा था कि थैंक गॉड मुस्तफ़ा हैज़ रीच दिस स्टेज एंड शर्जीना काम, वी वांट यू टू सी दिस। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी उसके ऊपर। अच्छा, मुझे हंसी तो नहीं आई, मुझे बहुत क्यूट लगा। इनफैक्ट मुझे वहाँ पे लगा ऑडियो में कुछ चक्कर है, शायद उनको ऑडियो नहीं मिल पाई और ऊपर से जनरल ऑडियो या कुछ और किया हुआ था, क्योंकि अक्सर मुस्तफ़ा को बोलते हुए नहीं दिखा रहे थे, पीछे से आवाज़ आ रही थी। सो आई फेल्ट कि वहाँ पे शायद कुछ दाल में काला काला था। दैट इज़ ऑल। अच्छा, सो इट्स दैट इजी टू अरेंज अ मेड एंड कुकिंग वुमन इन पाकिस्तान? बिल्कुल, पैसा हो तो कोई मसला नहीं है।
पैसा है तो यू कैन अरेंज एनीथिंग, व्हाई नॉट। ओके ठीक है, डन देन। चलें जी, ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट्स अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।